पर। मुस्कुराना ही तुझी से सीखा है, दिल लगाने का ही तरीका है, एतबार ही किसी से। थोड़े कमेंट बढ़ा देना। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 12.5 करोड़ लोग आज जुड़े हुए हैं। अभिनव, प्रिया, दिव्यांशु, दीपक, सिद्धि, मुस्कान, आदित्य, सुधांशु, प्रिया, उदय, प्रेम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएं। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। और भाई कैसे हो? रिवीजन करके आए हो कि नहीं? क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं? वाह क्या चाय है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह ताज वाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में 7 की तो बात अभी अपन कर लेंगे। पहले होमवर्क की बातें तो बता दो। लास्ट 10 पे आपको होमवर्क दिया था, कितने लोग करके आए हैं जरा ये तो बता दो। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है? कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया है? जल्दी बताएं, फिर हम आगे आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगे। पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने होमवर्क, ईमानदारी से होमवर्क कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी से बता दो। कह रहा पुनीत ने कर लिया। बेटा तुम भी तो कर लो कभी। पक्का 3 सवाल बन गए? क्या आपसे 3 सवाल बन चुके हैं? आइए देख लेते हैं जरा एक बार। हाँ भाई, बस 70% लोगों ने होमवर्क किया बस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? इतने दिन मिले हैं आपको यार, इतने दिन मिले हैं आपको होमवर्क के लिए, कैसी बातें कर रहे हो? इतने दिन में तो 10-10 बार बना लेते। चलिए आइए जरा, पहला सवाल क्या है पढ़ें जरा। पहले सवाल में बेटा बोल रहे हैं मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम एसिटिक एसिड। अच्छा, 3 ग्राम एसिटिक एसिड दे रखा है, 50 ग्राम बेंजीन में मिला रखा है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3 केजी में आ जाएगा। ये ग्राम में था ना, तो ग्राम से हमें केजी में तो कन्वर्ट करना था ना बेटा। जी हां। और कह रहे हैं भैया 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो मोल्स निकाल लेना। ये तो क्या है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड आ गया ना। ये 3 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट मत कर देना, ऐसे पागलपने नहीं करना है ना। तो एनवी आ जाएगा बेटा डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। जी हां, और वेट ऑफ सॉल्यूट है 3, और मॉलिकुलर वेट एसिटिक एसिड का किसी ने निकाला हो तो बताना जरा। किसी ने मॉलिकुलर वेट निकाला है क्या? किसी ने मॉलिकुलर वेट निकाला है क्या? 60 होता है। तो मोल्स आ जाएंगे 1/20। सही है। और मुझे निकालना है मोलैलिटी। क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जी हां, तो मोलैलिटी आ गई 1/20 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया 50 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 1000 और नीचे 1000। डिजाइन सेम है तो काट देते हैं, 1 आ जाएगा आंसर ढोलकपुर। क्या आपका आंसर यही आया था? ईमानदारी से बताओ, क्या आपका आंसर यही आया था? सबका आंसर यही आ गया था? सबका आंसर यही आ गया था? देखो एम्स 2017 का सवाल आप लोगों ने कर लिया है, बहुत ज्यादा साल हुए नहीं है इस सवाल को। और इस प्रकार के सवाल अगर आपके सामने आ गए तो बना लेना बेटा, मजा आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला सवाल जरा बताएं।
इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.8 kg पर लीटर। अच्छा, केजी पर लीटर में दे रखी है डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.4 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.4 मोलर। बताओ जरा, बताओ जरा कैसे किया आप लोगों ने, फटाफट से जल्दी से मेरे को बता दो। मीथेनॉल की तुम्हें डेंसिटी गिवन है, मीथेनॉल की तुम्हें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सोचो, और मास अपॉन वॉल्यूम कैसे आएगा भाई साहब, 2.5 लीटर और 0.4 मोलर है ना, कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक काम कर लेते हैं जी, क्या मैं एक काम करता हूं, मोलरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सही बात है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या ऐसा बोल दूं मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है 0.4, वॉल्यूम कितना है 2.5। ये दोनों पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ना, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 25 इंटू 4 100 होता है। वाह वाह क्या बात है, डिजाइन सेम काट देते हैं। मोल एक आ गया, वेट कितना आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, एक ही दे रखा है आपको सब्सटेंस, क्या मीथेनॉल। मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जरा चेक कर लेते हैं, मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेते हैं। CH4O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो 12 4 16 और 16 32 आ जाएगा, सही है। तो वेट आ जाएगा आपका, मोल एक है, मोल क्या है एक है, और मॉलिक्यूलर वेट 32 है। जी हां, वेट आ गया। क्या तुम्हें यह पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है? जी आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं? जी सर जानते हैं हम, जी सर जानते हैं हम, सही है। तो एक काम करते हैं, मुझे वहां बताओ, ये 0.8 kg पर लीटर है, तो मैं वेट को केजी में कन्वर्ट कर लूं। ये वेट किस में आया, 32 आया ग्राम में, भाई 32 किस में आया, ये ग्राम में आया। ग्राम से केजी में चलना है तो 10 की पावर -3 kg कर दूं, तो डेंसिटी में फिर यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, यहां पर केजी कर लो, सही है। तो डेंसिटी कितनी है 0.8 kg पर लीटर, मास को भी केजी में रख दिया तो 32 इंटू 10 की पावर -3 हो गया भाई साहब, और वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में आपका, क्यों, क्योंकि केजी पर लीटर था ना। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 10 इधर आएगा, 8 से काट दो, 40 इंटू 10 की पावर -3, 40 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि आ गया ये 0.04 लीटर, 0.04 लीटर। चेन्नई इज द राइट आंसर। क्या यही अप्रोच आपने लगाई थी? भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच नहीं है, सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये जो मोलरिटी और वॉल्यूम दिया था, यहां से मोल निकाल के मास निकाल लिया, है ना, मोल निकाल के मास निकाल लिया। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? भाई मोल से मास तो निकालना आना चाहिए ना, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करके। क्या यही आंसर आया आपका? जी सर एकदम सही है। चेक कर लें सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एम्स 2016 का सवाल है, बोलें भाई, चलें आगे, चलें आगे, पक्का यही आया था? क्या आपका यही आया था? अच्छा, इस वाले सवाल का आंसर क्या आया, निकाला आपने? क्या आपने इस वाले सवाल का आंसर निकाला? क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज करेक्ट? अज्यूम डेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कुछ टेम्परेचर आपको दिया जाता है कि भाई इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजर किया है ना। उस टेम्परेचर का फॉर्मूले में यूज नहीं होता, बस वो एक एनालिसिस होता है कि 25 डिग्री पे हमने एनालिसिस किया है। वेपर प्रेशर का डेटा दे रखा है, बेंजीन का है 12.8 और टोल्यूइन का है 3.85। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन टोल्यूइन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, और कह रहे हैं द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बिना पेन चलाए आंसर करना है, बिना पेन चलाए आंसर करना है। सवाल को ऐसे पढ़ें कि हमें लिखना ही ना पड़े कुछ, बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हो आप,
बिना पेन चलाए आंसर कर सकते हो। अरे बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूले से ही आपको सोचना है लेकिन पेन नहीं चलाना है। फटाफट से आंसर करो जरा देखें। जिन लोगों ने ट्राई किया वेरी गुड, जिनने नहीं किया बताओ। बिना पेन चलाए आंसर करना है, पेन चलाना ही नहीं है, पाप पड़ेगा। डायरेक्ट कर सकते हो यार, बहुत डायरेक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट को समझने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट को समझने के लिए। कैसे समझोगे आइए जरा मेरे को आप एक बात बता दो, मेरे को बस आप एक बात बता दो, क्या पीटी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था कैसे? पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और तुमने पढ़ा था वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी और वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी टी, और वाई ए अपॉन वाई बी पीटी उड़ा देते तो पी ए क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स से, मतलब वही पी ए बाई पी बी लिख दूं, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं है ना, और पी ए को मैं लिख दूं पी नॉट ए एक्स से। अब कई कह रहे होंगे सर पेन इतना तो चला रहे हो, अरे समझाने के लिए चला रहा हूं बाकी दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो, वही बताऊंगा है ना। कह रहे हैं अभी लिखा है इनने कि बिना पेन चला और पेन चला रहे हैं। भाई बिना पेन चला आंसर निकालने के लिए पेन चलाना पड़ेगा, समझने के लिए है ना। मुझे आप एक बार बताओ, अच्छा अगर मोल इक्वल हैं तो मोल फ्रैक्शन बराबर होगा। मोलर रेशियो क्या कह रहे हैं? 1/2, 1/1 कह रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/2 और 1/2। भाई अगर मोल रेशियो 1:1 है तो मोल फ्रैक्शन 1/1 + 1, 1/2, तो दूसरे का ही 1/2 है ना, तो दोनों का 1/2 आ जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं, यानी कि पी नॉट ए पी नॉट बी में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसी के मोल फ्रैक्शन बड़े होंगे। भाई अगर पी नॉट ए बड़ा होगा तो वाई बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो ये फॉर्मूले के से एनालिसिस करना था तुम्हें कि अच्छा मोल फ्रैक्शन सेम है, यानी कि जिसका वेपर प्रेशर प्योर वाले का ज्यादा है, बताओ 12.8 और 3.85 में कौन बड़ा है? 12.8, 12.8 और 3.85 में कौन बड़ा है? यहां से आपको सोचना है, दिमाग में आपके फॉर्मूला होना चाहिए था कि अच्छा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हम निकालते थे वाई से, है ना, वाई बी से, और वाई अपॉन वाई बी सर ने बताया था पी नॉट एक्स अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, और मोल रेशियो बराबर है यानी कि मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे। मोल रेशियो 1:1 है तो मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे, यानी कि जिसका पी नॉट ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर फेज में। सही बात है। कौन बड़ा है? 12.8 बड़ा है, यानी कि उसी की वेपर ज्यादा बनेगी। क्यों? अच्छा ये ज्यादा होने का क्या मतलब है? अगर ये ज्यादा है इसका मतलब बेंजीन इज मोर वोलेटाइल देन टोल्यूइन, यही बात है ना। अरे यार बात तो यही है, बेंजीन इज मोर वोलेटाइल देन टोल्यूइन, अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वेपर ज्यादा होंगी, ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, ऐसे सोचना है। आप बिना फॉर्मूले के भी सोच सकते हो, सर जो ज्यादा वोलेटाइल है उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा लगेगा, यानी कि वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होंगे। यानी कि अब आप मुझे इन चारों में से आंसर करके बता सकते हो। मैंने आपको हिंट दे दिए, हिंट क्या पूरी समझा दिया यार। हाँ बताओ जरा, बताओ क्या ढोलकपुर आंसर है? द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है? मोर वोलेटाइल है। कैसे पता चला? यहां से पता चला मोल फ्रैक्शन बराबर थे, हो गया काम। सही है ना। तो बिना पेन चलाए ऐसे करना है। इन दोनों में से कौन ज्यादा? जो ज्यादा उसी की वेपर ज्यादा, वही आंसर। सही है। और उस पेन ना चलाने के पीछे लॉजिक क्या है? पेन ना चलाने का लॉजिक है ये कि इससे हम एनालिसिस कर रहे थे कि जो मोर वोलेटाइल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा वेपर फेज में। क्लियर है? तो ये 3 सवाल ठीक है। लेक्चर नंबर 6 के डाउट में सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के प्रेशर में आ रही है, जहां तक मुझे पता चला है। तो समझ लेते हैं जरा एक बार। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने आपको बोला था आइडियल सॉल्यूशन, और मैंने आपको बोला नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव देवी, और नेगेटिव डेविएशन है। देखना जरा ध्यान से, समझ लो जरा एक बार और समझा रहा हूं। आइडियल में क्या होता है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शन है और सॉल्यूट सॉल्यूट के जो इंटरेक्शन है वो बराबर होते हैं
सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के, नियरली इक्वल होते हैं ना, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, नियरली इक्वल। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या? पॉजिटिव डेविएशन को दिमाग में क्या लगाओ, पॉजिटिव डेविएशन को दिमाग में लगाओ, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा प्रेशर, ऐसे सोचो, ज्यादा प्रेशर। नेगेटिव डेविएशन मतलब ऑब्जर्व प्रेशर कम, है ना, तो कम प्रेशर, ऐसे दिमाग में सोचो, कम प्रेशर। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा प्रेशर और नेगेटिव मतलब कम प्रेशर। अच्छा, ज्यादा प्रेशर कब लगाएंगी वेपर्स, बताओ, ज्यादा प्रेशर कब लगाएंगी? जब ज्यादा वेपर बनेंगी। ज्यादा वेपर कब बनेंगी? जब लिक्विड में इंटरेक्शन पुअर होगा, यानी कि ए एंड बीबी में जो फोर्स लग रहे हैं वो ज्यादा हो एबी के फोर्स से। क्यों? इन दोनों के बीच के फोर्स कम होंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी। लिक्विड में फोर्सेस कम होना मतलब वेपर ज्यादा बनना, ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। वीक फोर्स होने चाहिए, सही बात है। अगर फोर्स वीक होंगे, एबी के फोर्स अगर वीक हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। और एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हुई तो ज्यादा वेपर बनना, ज्यादा वेपर प्रेशर लगना, बिल्कुल लॉजिकल है। इसमें क्या कहानी है? ए एंड बीबी के जो फोर्स लग रहे हैं भाई साहब, वो कम हो किससे? एबी के फोर्स से। एबी में फोर्स स्ट्रांग हो। क्यों? अगर लिक्विड आपस में ही बॉन्डिंग अच्छी बना रहा है, बोल रहा है यार मन नहीं कर रहा वेपर बनाने का, यार अपन अच्छी तो बॉन्डिंग कर रहे हैं यार, कौन बनाए वेपर? वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम लगेगा, और वेपर प्रेशर कम लगेगा यानी कि नेगेटिव डेविएशन। तो यहां फोर्स स्ट्रांग है भाई साहब, समझिएगा जरा ध्यान से। वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो इसमें दिक्कत आ रही थी तो क्लियर हो गया। अब नोट नहीं करना, रिवाइज करा रहा हूं पिछले लेक्चर का, ये डाउट ऑफ लेक्चर नंबर 6 है। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपने लेक्चर देखा होगा और मेरे ये भी चीज बता दिया, इतने में तो दिमाग में चला जाता है भाई, इतने में दिमाग में चला जाना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं जा रहा तो मामला कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आइए तो चलते हैं उस जगह पर जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे बहुत सारे स्टार लगा दो, और इतने स्टार लगा दो कि क्या बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कभी भी एग्जामिनर सवाल बनाने बैठेगा, सबसे पहले उसकी नजर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे रहेगी। जब कभी भी एग्जामिनर सवाल बनाने बैठेगा, सबसे पहली नजर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर बाकी चीजों पे आता है। ठीक है, चलिए भाई। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो। डिफाइन क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दा से शुरू होती है भैया, डेफिनेशन है दा प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles, irrespective of its nature, is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। भाई साहब ये क्या लिख दिया सर? ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। चाहे वो एसिड हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो बेस हो, कोई भी हो, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करना,
नेचर पे डिपेंडिंग है ना, किसी टाइप का। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास लिखा है HCl, मेरे पास लिखा है NaCl, मेरे पास लिखा है NaOH। बताओ कितने नंबर हैं इसमें, तोड़ लें इसको। HCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। नंबर को N से लिख रहा हूं, कितने नंबर हैं, एक और एक दो। N यहां पर मोल नहीं है, N मतलब नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। N यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो NaCl में कितने नंबर हैं? बताओ जरा, क्या मुझे बता सकते हो NaOH में कितने नंबर हैं? ये फर्स्ट बोल रहा हूं, ये सेकंड बोल रहा हूं, ये थर्ड बोल रहा हूं। बता सकते हो कितने? जी हां सर, एक और एक दो। यहां कितने हैं? दो। मतलब जो नंबर पे डिपेंड करें, तो मुझे बताओ तीनों के नंबर तो दो दो आ रहे हैं। यानी कि यानी कि यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, 2 एंड 3 आर सेम। मतलब इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अभी हम समझेंगे। पहले बेसिक डेफिनेशन समझा रहा हूं। आप बोलोगे सर ये तो एसिड होता है, होने दो होने दो। सर ये तो सॉल्ट है, होने दो, उसके नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। सर ये तो बेस है, होने दो, नंबर पे डिपेंड करता है। चाहे एसिड हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे बेस हो, नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव, फातिमा जी एकदम सही कह रही हो, 1, 2 और 3 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। निमिका का कहना है सर इसमें 3 है, पगला गई हो क्या बेटा? Na प्लस और OH माइनस अपने आप में एक आयन होता है। अब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को थोड़ी अलग कर दोगे, ऐसे तो फिर इसको अलग कर दो। कैसे पागल लोग हैं भाई जीवन में, कह रहे हैं सर 3 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग कर दो, ऐसे तो फिर इसको अलग कर दो, N A O और H, 1 2 3 4। सत्यानाश हो भाई तुम्हारा। देखो ये क्या कर रहे हो तुम, है ये क्या है मतलब, है? कभी कभी तो लगता है कि भाई कौन सी दुनिया से आए हो। ये थोड़ी होता है कि भाई एन अलग कर दिया। भाई आयंस भी तो कुछ चीज होती है, आयंस नाम की भी तो कुछ चीज होती है। Na प्लस, OH माइनस, Cl माइनस, H प्लस। ऐसे तो 4 बोलने लगो भाई, ये थोड़ी भाई गजब, जय हो भाई साहब। ठीक है, ये कह रहा कलयुग चल रहा है भाई। अच्छा, बायो यो यो है, हैं? चले आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लीजिए। चलो 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 लिखो, डन हो जाए तो बता देना। चलिए पक्का आगे चलें। आप बताना, BaCl2 और COH होल्ड वाइज, आपको बताना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है, टिक कर दीजिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम डिफरेंट टिक करना है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा है BaOH होल्ड वाइज और H2SO4।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम या डिफरेंट, टिक कर देना आप तो, है ना। तीसरा CaCl2 HClO4, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट है? चलो बताओ जरा। चलिए बोलिए जरा, सेम है कि डिफरेंट है? टिक करेंगे टिक करेंगे टिक करेंगे, जल्दी से टिक करेंगे, बोलिए बताओ जरा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आएगा Ba2+ और 2 आएगा Cl-, तो टोटल N इसका कितना हो जाएगा? 3। 2 तो आ गए Cl- और 1 Ba2+। इधर बता दो, Ca2+ और 2 आ जाएंगे OH-, तो N कितना हो गया? 3। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी। नंबर से चलना है, डिपेंड नहीं करता कि सॉल्ट है या बेस है, ठीक है। सेकंड बताएंगे, बताइए जरा। Ba2+ प्लस 2 OH-, N कितना आ गया? 3। यहां बता दो, 2 आ गया H+ और 1 आ गया SO4 2-। N कितना आ गया? 3। सेम है। यहां चेक करेंगे, Ca2+ और 2 आ गए Cl-, N कितना आ गया? 3। यहां 1 H+ और बेटा ClO4 नेगेटिव अपने आप में एक आयन है, पागलपने मत कर देना कि ऑक्सीजन अलग कर दो और क्लोरीन अलग कर दो। ClO4 नेगेटिव अपने आप में एक आयन है जिसका नाम परक्लोरेट आयन होता है ना। तो यहां N कितना आ जाएगा? 2। तो यहां डिफरेंट है। क्लियर है एकदम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम सेम डिफरेंट, क्यों भाई? तो जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब सर समझा दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। आपने तो बेसिक डेफिनेशन बता दी कि हां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सर कौन कौन सी होती हैं? एक एक करके स्टडी करते हैं, है ना। नोट कर लो इसको। आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, सॉल्व तो कर लिया होगा। जिसको लिखना फटाफट से लिख लो 30 सेकंड के अंदर। फटाफट से। चमकिस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। कोलगेट प्रॉपर्टी नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन है ये? कौन है? कहां से आए हो तुम? क्या खाया था तुमने आज? सही बताना ईमानदारी से। कहने कोलगेट प्रॉपर्टी। कभी कोलगेट देखा जीवन में? ब्रश किया तुमने कभी? तुम्हें देख के लग रहा तुमने कभी ब्रश नहीं किया जीवन में। कहने कोलगेट प्रॉपर्टी। क्यों? कौन था? कौन? ये पकड़ो इसको जरा। चलें आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक एक करके स्टडी कर लेते हैं जरा। RLVP, इसका नाम तो तुमने जीवन में कभी सुना होगा। RLVP का नाम तो तुमने सुना है, बताओ कहां सुना है मुझे ईमानदारी से बोलो भाई। कौन है? हर बात पे पुनीत नहीं होता। एक तो ये पुनीत जो है, पुनीत बोल रहा होगा मैंने आंसर करके फंस गया मैं। हर बात पे पुनीत नहीं होता। कहां सुना है इसको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस वेरी नाइस। RLVP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, जी हां, प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का किसी को हिंदी पता है क्या? माना कि तुम इंग्लिश वाले हो, लेकिन हिंदी में बहुत तगड़ा नाम है इसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु संख्य गुणधर्म। देख रहे हो कितनी खतरनाक शब्द होता है, अणु संख्य गुणधर्म, लेकिन हिंदी में ज्यादा क्लैरिटी रहती है। अणु संख्य, संख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, समझ रहे हो? अणु मतलब मालिक्यूल। वाह वाह, क्या बात है। चले आगे। हाँ, तो ये कह रहे हैं
कौन कह रहा है? अच्छा मैं ही कह रहा था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जी हाँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में। इसका मतलब हमें इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है इसका? आरएलवीपी का स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से लिखेंगे सभी लोग। when non-volatile solute is added to volatile solvent, when non-volatile solute is added to volatile solvent, मतलब सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट की वेपर बन रही है, सॉल्वेंट का प्रेशर लग रहा है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर नहीं बनेगी, वेपर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो रिलेटिव लोअरिंग होती है। ध्यान से सुनिए, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने डाला वोलेटाइल सॉल्वेंट में, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। बात समझ में आई? ये क्या है? इसको हम दो तरीके से समझेंगे। तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दो तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली। ठीक है, दोनों चीजों से समझेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूं आपको, फिर मैथमेटिक एक्सप्रेशन से भी हम लिख लेंगे। कॉन्सेप्चुअली समझना, मेरे पास कहां गया? ये बीकर है, ठीक है, समझिएगा। मेरे पास ये बीकर है, बीकर थोड़ा सा कम, मेरे पास ये बीकर है। क्या है? बीकर। इसमें डला हुआ है सिर्फ सॉल्वेंट, ठीक है, मैंने बंद कर दिया इसको। इसमें डला हुआ है सिर्फ सॉल्वेंट, ठीक है, यह है प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अगर इसमें सिर्फ सॉल्वेंट डला है, कह रहे हैं बाल्टी है, अरे बाल्टी नहीं है भाई, बाल्टी नहीं है भाई, बीकर बोलते हैं इसको यार। देखो मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट, बताओ वेपर किसकी बनेगी? पूछना पड़ रहा है, ये भी पूछना पड़ रहा है तुमसे। बताओ, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो कि ये भी तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि बताओ जरा कि मेरे पास सॉल्वेंट है तो वेपर किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की बनेगी ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो मेरे पास सॉल्वेंट था, तो वेपर भी किसकी बन रही है? सॉल्वेंट की। बना दी भाई, ठीक है। और यहां सॉल्वेंट था ना, इधर ये पूरा सॉल्वेंट है, ठीक। तो सॉल्वेंट है तो वेपर भी सॉल्वेंट की बनेगी, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैंने इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें क्या होगा? मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, यानी कि अब क्या बन चुका है? ये सॉल्यूशन बन चुका है। मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया। अच्छा, ये क्या था? वोलेटाइल था। और ये क्या मिला रहा हूं? नॉन वोलेटाइल मिला रहा हूं। मतलब सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी। जी हां, तो मेरे पास यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की वेपर बन रही है। सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी, लेकिन सॉल्यूट यहां तो है ना, इस जगह पे। भाई लिक्विड फॉर्म में तो सॉल्यूट है ना, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर तो सॉल्यूट डाल रखा है ना तुमने, उसके अंदर तो सॉल्यूट डाल रखा है। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, यहां अच्छा वेपर जो होती है ना, वेपर जब बनती है
तो कौन से पार्टिकल वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं बताओ? कौन से पार्टिकल वेपर फेज में? भाई ऑब्वियसली सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं, सरफेस पर जो पार्टिकल हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है लिक्विड की, सबसे अपर मोस्ट सरफेस, यहीं से उड़ेंगे भाई। अंदर जो होंगे मॉलिक्यूल वो सरफेस पर आएंगे, सरफेस से उड़ना चालू करेंगे, यही होगा। तो ये सरफेस से उड़ेंगे ना, तो सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं सॉल्वेंट के, तो वेपर ज्यादा बन रही है। यहां देखो, जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया ना, तो सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन सॉल्यूट के आ गए, और सॉल्यूट उड़ नहीं रहा, सॉल्यूट उड़ ही नहीं रहा। भाई सरफेस से ही तो एवेपोरेशन होता है ना। भाई जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉटल है, अगर मुझे इसमें एवेपोरेशन की बातें करनी है, तो कौन सा मॉलिक्यूल उड़ेगा? थोड़ा खाली कर लेता हूं। ये बॉटल है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल ही तो उड़ेगा। अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सरफेस पर इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के तो कम हो गए ना मालिक, सॉल्वेंट के तो कम होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर ही कम बनेंगी ना इधर। सरफेस पर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी आ गया, जबकि यहां पर पूरी सरफेस सॉल्वेंट की थी, ये पूरा सॉल्वेंट है, ये पूरी सरफेस सॉल्वेंट की, ज्यादा वेपर बन रही है। यहां पर वेपर कम बनेंगी, क्यों? क्योंकि सरफेस पर सॉल्यूट भी आ गया। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। सिंपल है ना, इसमें क्या ही बड़ी बात है। क्लियर है? नोट करना है तो नोट कर लो भाई, ऐसे लिखोगे ना आप तो इसको। यहां जो प्रेशर लग रहा है वो है पी नॉट ए, ज्यादा होगा किससे? यहां प्रेशर किसका होगा? सॉल्यूशन बन गया ना, तो पीएस बोलूंगा मैं। तो पी नॉट ए बड़ा होगा किससे? पीएस से। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लग रहा है। तो क्या बोला था आपने? स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, मिला दिया, टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, देखो डिक्रीज हो गया। पी नॉट ए बड़ा होगा ऑब्वियसली कंपेरिजन टू पीएस, क्यों? सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे कंपेरिजन टू सॉल्यूट। क्लियर है एकदम? एक बच्चा कह रहा है सर वेपर प्रेशर तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस बात को मेरी समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि सरफेस पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ गए ना अब, तो सॉल्वेंट के तो उड़ ही रहे थे, सॉल्यूट के उड़ नहीं रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के कम हो चुके हैं कंपेरिजन टू सॉल्यूट। ठीक है, सिंपल एकदम। थोड़ी सी मतलब थोड़ा बहुत, इतनी थोड़ी सी बुद्धि चाहिए भाई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। मेरे पास सॉल्वेंट है, मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बना? मैंने बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे सॉल्वेंट के कम हो गए, कम वेपर बनेगी, कम उड़ेगा। सॉल्यूट तो उड़ ही नहीं रहा था, सीधी सी बात है। चमक गया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नोट कर लो तो आगे चलते हैं फिर, नोट कर लो तो आगे चलते हैं फिर। जी हां, कह रहा पंखा लगा दो तो उड़ जाएगा। भाई रहने दे, तू रहने दे भाई चले आगे। कह रहा पंखा लगाने से उड़ जाता है, भाई पागला गया है ये। लक्ष्य नीट 2024 बैच के पागलों की संख्या निकाली जाए तो बहुत भारी भरकम मात्रा में मिलेंगे। लिख लो तो बता देना चैट बॉक्स में जल्दी से। सही है? चलें आगे, समझ गए? चलिए भाई, अब आ जाते हैं मैथमेटिकल चीज पे। मैथमेटिकली कैसे करोगे? जब हमने ये मैथमेटिकली कर रखा पहले, बस एक बार और लिख रहे हैं। क्या भैया? पीएस या पीटी जो लिखा था वो क्या था? पीए प्लस पीबी, और पीवी तो जीरो है, क्यों? बी क्या है? नॉन वोलेटाइल। मैथमेटिकली भी समझ लो, नॉन वोलेटाइल है भैया, जी हां। और ए क्या है? वोलेटाइल। क्या है? वोलेटाइल। ये है सॉल्यूट, और ये है बेटा सॉल्वेंट। जी हां, आए हाय क्या बात है, वाह 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 वाह।
तो मुझे बताओ पीएस क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा पी नॉट ए एक्स से, पीबी तो 0 है। हाँ, अब मैं यहां एक काम कर रहा हूं, पी नॉट ए ऐसे ही लिख रहा हूं, एक्स ए को लिख सकता हूं क्या 1 माइनस एक्स बी, पीबी तो 0 है ना भैया, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है भाई। क्यों? तो पीएस क्या लिखूंगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, और पीएस इज इक्वल टू आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको इधर ले जा रहा हूं, पी नॉट ए एक्स बी, और इसको इधर ला रहा हूं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस लिख सकता हूं। पी नॉट ए से डिवाइड कर दूं तो एक्स बी क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? यह हम पहले भी एक बार कर चुके हैं राउल्स लॉ में, केस 2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर चुके हैं, एक बार फिर लिख रहे हैं हम, है ना। तो यही है वो बात, ये जो है ना, ये हम लिख चुके हैं फॉर्मूला। आइए जरा, पी नॉट ए माइनस पी एस, ध्यान से देखना जरा, मुझे वो बताओ, पी नॉट ए माइनस पी एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मैथमेटिकली। क्यों? एक्स भी तो नेगेटिव नहीं होता ना, मोल फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस ग्रेटर देन 0 होगा भाई, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 आएगा तभी तो एक्स भी पॉजिटिव आएगा, सिंपल। तो पी नॉट ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन पी एस। तो मैथमेटिकली भी आपने बता दिया कि पी नॉट ए बड़ा होता है पी एस से, ये मैथमेटिकली बताया। थ्योरेटिकली तो आप पीछे बता चुके हो, ये वाला पार्ट थ्योरेटिकली आप बता चुके हो, पी नॉट ए बड़ा है पी एस कम है, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना। मोल फ्रैक्शन नेगेटिव होते नहीं तो मैथमेटिकली पी नॉट ए माइनस पी एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर ये क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर से हमें बता दो, लो लिख लो। पी नॉट ए माइनस पी एस होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में निकालूं तो उसको रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। अगर मैं इसको पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में बोलूं तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसको बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी सर, अब चमका। हां, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलवीपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएलवीपी बोलते हैं, ठीक है, एलवीपी और आरएलवीपी। तो मैथमेटिकली आप समझ गए, पी नॉट ए बड़ा होता है किससे, पीएस से, ठीक है। एक कह रहा मोल फ्रैक्शन 0 क्यों नहीं हो सकता? बेटा जब तुम सॉल्यूशन बनाओगे मालिक तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट और कुछ ना कुछ सॉल्वेंट तो मिलाओगे ना, 0 कैसे हो जाएगा? 0 का मतलब है कि तुमने सॉल्यूशन ही नहीं बनाया, तो पढ़ क्यों रहे हो फिर लिक्विड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ही नहीं बनाया ना फिर तो, ठीक है। तो ये कहानी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली हमने समझा। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं अभी बताऊंगा, उसका भी तरीका बता दूंगा, आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। लेकिन मेन बात है समझना, पहले आप सारी चीजों को समझ लो। हमने थ्योरेटिकली समझ लिया आरएलवीपी, हमने न्यूमेरिकली समझ लिया कि जी हां न्यूमेरिकली भी चलोगे तो एक्स बी पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पी नॉट ए बड़ा होना चाहिए पी एस से। सर ये क्या क्या होते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, और डिवाइड कर दो पी नॉट ए से तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई? आइए जरा, मैंने बोला ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने यही बोला ना आरएलवीपी, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। तो बताओ एक्स बी क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ? मोल फ्रैक्शन मोल से कनेक्टेड है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है।
और मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिपेंड करेगी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं? मोल्स से। मतलब मोल फ्रैक्शन मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, और जितने ज्यादा मोल मतलब उतने ज्यादा पार्टिकल, है ना। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ पार्टिकल किस बात पे डिपेंड करता है? मोल से। और मोल किससे रिलेट करता है? मोल फ्रैक्शन से। या उल्टा बोल दो, मोल फ्रैक्शन मोल पे डिपेंड करता है और मोल नंबर ऑफ पार्टिकल पे। मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सही है? क्लियर है? चमक गया? तो मैंने इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोला? मैंने न्यूमरेटर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सर ये क्या बोल रहे हो? जी हां, इस बात को हम लिखेंगे अगले पेज पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलवीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आरएलवीपी, ट्रू फॉल्स में पूछ ले, स्टेटमेंट पूछ लें। तो ये बहुत छोटी बारीक बात पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो पहले तुम ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो अभी मैंने बोला एलवीपी और आरएलवीपी में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको अपन अगले पेज पे लिखेंगे, ठीक है। लिख लो एक बार, फिर लिख लो। पहले आपने वैसे लिख रखा, लेकिन अभी यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं, तो लिख लो। ये है अपना आरएलवीपी। जी लिख लीजिए, फिर अपन न्यूमेरिकल का अलग तरीका है, उसको अब कैसे सॉल्व करना आसान तरीके से। लिख लो तो बता देना। सभी लोग नोट कर लें तो बता दीजिएगा। सभी लोग नोट कर लें तो बता दीजिएगा, सूचित कर दीजिएगा हमको। डन। चलें आगे। वेरी गुड। जो बात मैंने अभी बोली उसको अपन लिखेंगे। क्या बात मैंने बोली? LVP is not a colligative property. But RLVP is a colligative property. RLVP होता है, LVP नहीं होता। समझ लेते हैं जरा इसको। मैंने क्या बोला? P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए। मैंने आपसे बोला कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और मैंने ये बोला कि P नॉट ए माइनस PS ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? अगर मैं P नॉट ए माइनस PS यहां से निकालूं तो क्या आएगा? XB इंटू P नॉट ए। क्या ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी? करेगी? क्या ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्यूट पार्टिकल पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना P नॉट ए, इस पे भी डिपेंड करेगी। और P नॉट ए क्या है? ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोला था? जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करे, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे। क्या बोला था हमने? सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे। अगर तुम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलना चाह रहे हो अंकल, तो P नॉट ए भी तो डिपेंड करेगा। मतलब जिस सॉल्वेंट में तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, उस सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर क्या, उस बात पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी हुई। अरे ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी हुई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब ओनली
ओनली सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहले डेफिनेशन तो सुनो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। एक बच्चा कह रहा है सर लेकिन ये तो कांस्टेंट है। ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन हर एक सॉल्वेंट का तो वेरी करेगा ना। तुमने मान लो सॉल्यूट पानी में डाला, तुमने बेंजीन में डाल दिया, तुमने टॉल्यूइन में डाल दिया, फिर हर एक सॉल्वेंट का अपना अपना कुछ प्योर वेपर प्रेशर तो होगा ना, तो उस बात पे भी तो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी हुई। ठीक है, तो एलवीपी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट आरएलवीपी ये होता है। देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये पी नॉट ए पे भी डिपेंड कर रही है। लिखना है किसी को, लिखना है किसी को, लिखना है किसी को। कहां आ गया भाई अर्थक्वेक, कहां आ गया भैया अर्थक्वेक, यहीं आ गया क्या? एक बार फिर सुन लो, एक बार जरा फिर सुन लो। मैंने बोला कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। आपने बोला जी सर। फिर मैंने ये बोला कि पी नॉट ए माइनस पी एस अगर मैं ये टर्म पकड़ूंगा, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? मैं मना कर रहा हूं नहीं है। और मैं उसका लॉजिक ये दे रहा हूं कि पी नॉट ए पे डिपेंड करेगा। इस पे तो करेगा ही, लेकिन पी नॉट ए भी बीच में आ रहा है, पी नॉट ए पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर पी नॉट ए पे डिपेंड कर रहा है यानी कि अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सिंपल डेफिनेशन तो होती है यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। क्या होती है? जो सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करे। तो यहां पी नॉट ए क्या कर रहा है? फिर पी नॉट ए क्या कर रहा है? बारात में आएगा ये। ठीक है, चलिए भाई अब मैं बताता हूं ओपी पॉइंट नंबर 2 फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स क्या करना है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता था? एक्स बी। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, मुझे बताना एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी यही तो लिखोगे, एक्स बी यही तो लिखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर तुम्हें ऐसा बोला गया क्वेश्चन में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा लिखा हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे पानी है, पानी में तुमने शुगर मिलाई, पानी बहुत है शुगर बहुत कम है। पानी मान लो 50 मोल है, 10 मोल है, 20 मोल है, शुगर है 0.004 मोल, 0.01 मोल, ऐसे है ना। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी कि Na बहुत 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 ज्यादा है Nb से, मतलब सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूट से ज्यादा हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ है कि 10 में तुम ऐड कर रहे हो 0.001, तो बहुत कम ऐड कर रहे हो 0.1 या 0.001, मतलब Na बड़ा है Nb से, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, डिफरेंस ज्यादा है। तो हम यहां पर Na ज्यादा है Nb से, इसका मतलब Na प्लस Nb में Nb को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको Na लिख सकते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू Nb अपॉन Na। ये लिख सकता हूं मैं Nb अपॉन Na। भाई अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, ये वाली ये बहुत बड़ी है इससे, तो नेग्लेक्ट कहां करते हैं? प्लस में या माइनस में नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो Na ज्यादा है Nb से, यानी कि Nb हटा दो तो Nb अपॉन Na आ जाएगा। बेटा ऊपर मत उड़ा देना, अरे भाई देखो यहां ऊपर मत उड़ा देना, यहां नहीं उड़ाते। नेग्लेक्ट कहां करते हैं? जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वहां नेग्लेक्ट करते हैं, पता नहीं कहां नेग्लेक्ट किए जा रहे हो। ठीक है, और इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, Nb अपॉन Na को WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, आपकी इच्छा है ना। मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको, मतलब आप इसको Nb को WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी
और Na को लिख सकते हो WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ऊपर चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप इससे आराम से। और यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है, एक बात और ध्यान रखने वाली है। पॉइंट नंबर 2 हो गया, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, XB का फॉर्मूला ओपन किया है, देखो कह रहे हैं सर क्या चल रहा है, पता नहीं चल रहा जीवन में। अरे भाई थोड़ा सा बुद्धि खोल के आया करो, चाय वाय पी के बैठा करो क्लास में, हैं, खाना खा के आया करो तो बुद्धि चलेगी, हैं। मैंने क्या करा, XB को रखा NB अपॉन Na प्लस NB, और मैंने ये बोला डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है Na ज्यादा होगा NB से तो NB हटा दिया, यही तो लिखा है, और क्या कर दिया मैंने मालिक। मालिक कोई पाप हो गया क्या हमसे, हैं, कोई पाप हो गया क्या हमसे भाई। Na ज्यादा है NB से तो हटा दिया NB को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लक्ष्य नीट 2024, अगले साल पेपर देना तुमको, है ना। चलें आगे, चलो पहले आप ये नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं, पहले आप ये नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। मंगजी मंगजी मंग बिंग बिंग बू, मंगजी मंगजी मंग बिंग बिंग बू। चलें आगे। ओ हो, लिख लिया, बोलो भाई, क्यों भाई लिख लिया, क्यों लिखा क्या। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं आया कैसे, पता होना चाहिए ना कैसे आया, उसके बाद फाइनली आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। मैं क्या कर रहा हूं, P0A माइनस PS अपॉन P0A, XB को मैं लिख सकता हूं NB अपॉन Na प्लस NB। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं XB को, NB अपॉन Na प्लस NB, जल्दी बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। मैं दोनों तरफ पलटी मार देता हूं, आप लोग तो वैसे ही मारते रहते हो, मैं फॉर्मूले मार देता हूं, है ना। मैंने पलट दिया, P0A माइनस PS नीचे कर लिया, P0A ऊपर कर लिया, तो यहां भी पलटी मार दो, Na प्लस NB अपॉन Na, सॉरी NB, ये पलटी मार सकता हूं जी सर। मैं यहां अलग अलग डिवाइड कर दूं, P0A अपॉन, ये डेरिवेशन लिखना नहीं है, बस मैं फाइनल रिजल्ट बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं आया कैसे। मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, Na अपॉन NB प्लस यहां क्या आएगा, NB अपॉन NB 1 हो जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, जल्दी से बोल दो। अरे डिवाइड किया अलग अलग यार, कैसी बातें कर रहे हो। अब मैं 1 को इधर ले आऊं, मैं 1 को इधर ले आ रहा हूं, तो P0A अपॉन P0A माइनस PS -1 इज इक्वल टू Na अपॉन NB। क्या ये बात सही है, जी सर एकदम सही है। एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां पे P0A, इसको यहां ले जाओगे तो माइनस P0A और प्लस PS, और नीचे क्या रहेगा, P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। P0A से P0A उड़ा दिया, तो ये क्या बचा, PS अपॉन P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। फिर पलटी मार दी मैंने, और फिर पलटी मार दी, तो P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी बना, ये कोई RLVP नहीं है, RLVP नहीं है, क्यों, P0A माइनस PS अपॉन P0A RLVP है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं, आपको ये कुछ नोट नहीं करना, बस बताया पहली बार, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप तो पता होना चाहिए आया कैसे, है ना। तो फर्स्ट टाइम आया है ये,
ये फॉर्मूला आप बस ये नोट करो। इसमें मैंने क्या करा, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। एग्जैक्ट आंसर अगर आपको निकालना है कि हां एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताओ, ये फॉर्मूला लगा दोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। सर ये बता क्यों रहे हो? आंसर जल्दी निकालने के लिए। क्यों? मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में पहले तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ते हैं। देखो अगर तुमसे सीधे आरएलबीपी पूछी है तो आप डायरेक्ट आरएलबीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अगर मान लो कभी तुमसे इंडिविजुअल पीएस वगैरह पूछ लिया या एनबी वगैरह पूछ लिया तो आप ये लगाओगे, इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं माना, ये एग्जैक्ट आंसर देगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, दोनों ही लगा सकते हो। अगर इससे आंसर तुम्हारा 60.4 आ रहा होगा तो उससे एग्जैक्ट 60 आ रहा होगा। ध्यान सुनना, ये मैंने क्या कहा, ये अप्रोक्सीमेशन लिया है। ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि हम देख लेंगे कि सर Na बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ जाओगे। Na सर बहुत ज्यादा है, Nb तो बहुत छोटा दिया है, हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इससे निकाल लेते हैं। या किसी की इच्छा नहीं, हम तो एग्जैक्ट आंसर पे भरोसा करते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर निकालना है, मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं माना, फॉर्मूले को ही रीडिफाइन किया है। एग्जैक्ट डिक्टो आंसर तुम्हें चाहिए तो ये लगाओ, और अगर तुम्हारी इच्छा है कि सर अप्रोक्सीमेशन लेके कर लेंगे तो वो लगा दो। दोनों चीजें बता दी मैंने, कोई फॉर्मूला गलत नहीं है। क्यों बता रहा हूं? न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं। न्यूमेरिकल जब आपके सामने आएगा, आप सवाल पढ़ोगे, आपका दिमाग खुद ही बता देगा कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है? ये कोई डेरिवेशन नहीं लिखना, फाइनल फॉर्मूला बस ये लिखना है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एक कह रहा वन कैसे आया? बेटा जब कभी भी डिजाइन सेम होती है ना तो उनका रेशियो 1 आता है। देखो कौन था ये जो पूछ रहा था कि 1 कैसे आया? डिजाइन सेम होती तो 1 आता। अब जैसे ये देखो, मान लो ऐसा कहीं लिखा है और तुम्हें रेशियो निकालना है, डिजाइन सेम है, काट दो, ये 1 आता है। कैसे लोग आ गए यार, कैसे लोग आ गए भाई, कह रहे 1 कैसे आया? भाई अलग अलग डिवाइड दिया, 1 आ गया। डिजाइन सेम दिखती है, 1 आता है। चलें आगे, चलें, कोई डेरिवेशन नहीं लिखना, बस ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। पी नॉट ए अब माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी वन। तो न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट नंबर 3 हमने लिख लिया। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, फिर अपन उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, है ना, या ऐसा लिखा है एक्वा सॉल्यूशन लिखा है, तो आपको इस केस में ना पी नॉट ए देते नहीं है। सवाल जब सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, आपको बस लिख देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन में ढूंढते रह जाते हो पी नॉट ए कहां है, आप ढूंढते रह जाते हो पी नॉट ए कहां है। तो एक्वा सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट तो वाटर है। इफ सॉल्वेंट इज वाटर या एक्वा सॉल्यूशन लिखा है तो पी नॉट ए क्या होता है, 1 atm, है ना। और वो यूनिट आपको पता होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 mm ऑफ Hg। मतलब जिसमें भी यूज करना वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। ये वाला ज्यादातर दिया जाता है इस चैप्टर में, 760 टॉर, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। तो आपको 760 mm ऑफ Hg लेके चलना है, सवाल में भले ही ना दिया हो या कभी सॉल्वेंट ही ना दिया हो तो हम पानी मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो पी नॉट ए कभी अगर नहीं दिया है तो 760 m ऑफ Hg हम ले लेंगे। चलो इसको नोट कर लो, फिर सवाल कर लेते हैं ना। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फिर सवाल में अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें जो बताई हैं। कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सेम है, बस उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे अपन। नोटेड? नोटेड जी सर, नोटेड। चलो भाई, 2020 नीट का सवाल, नीट का सवाल 2020 का,
8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके कुछ आयंस वगैरह नहीं बन रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके आयन नहीं बन रहे हैं, है ना। चलिए भाई आइए जरा, डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। वाह वाह। द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, आपको बताना है मोलर मास सॉल्यूट का क्या है। करो जरा, ट्राई करो एक बार, आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो। क्या लग रहा है? बोलिए, ट्राई करो ट्राई करो। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मुझे निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई सा भी लगा लो आप, कोई सा भी लगा लो। क्या कह रहे हैं? 8 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, वेट दे रखा है, 114 ग्राम ऑक्टेन दे रखा है, ठीक है। 114 के रेस्पेक्ट में 8 बहुत कम है, वो भी कर सकते हो। एग्जैक्ट निकालना तो एग्जैक्ट भी निकाल दो, जैसी आपकी इच्छा हो। आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, जो आपकी इच्छा हो, जो लगाना चाहो। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये क्या होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैं बेसिक फॉर्मूले से कर देता हूं, है ना। क्या कहना है इनका? ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, किसका? ऑक्टेन का। 80% यानी कि आरएलवीपी आपको दे रखा है 80%, यानी कि 0.8। सही है ना? 80/100 ही तो बोलूंगा। वेपर प्रेशर रिड्यूस टू यानी कि 0.8 हो गया, है ना। तो 0.8 आ गया क्या? मोल फ्रैक्शन। बस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी से निकाल लो। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है तो एग्जैक्ट निकाल लिया करो, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है तो आप एग्जैक्ट निकाल लो। क्यों? क्योंकि एन ए आपका आ जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, कितना है? 114। तो एन ए तो 1 आ गया, और एन बी कितना है? 0.8, सॉरी 0.8 नहीं, 8 ग्राम है। 8 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, इससे निकाल लो आप, है ना। चेक कर लो जरा कितना आ रहा है। एन बी कितना है? 8 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, और यह है 1 प्लस 8 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। चेक कर लो कितना आ रहा है ये। चेक कर लीजिए फटाफट से, मुझे बता दो कितना आ रहा है। सॉल्व करके मेरे को 20 आ रहा है, हैं? क्या 0.8 गलत? रुको एक मिनट रुको। 8 ग्राम है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, रिड्यूस, क्या कह रहे हैं? 114 ग्राम है एन ऑक्टेन। अच्छा, उसका वेबर प्रेशर 80% हो गया, 0.2 आएगा ये, रुको। हाँ, अरे उसका 80% हो गया ना, रुको मैं लिख देता हूं, मैंने ये गलत लिख दिया। ये आएगा पी नॉट ए माइनस रिड्यूस टू 80%, मतलब एन ऑक्टेन का 80% हो गया, तो 80% ऑफ पी नॉट, ये थोड़ा करेक्ट कर लो इसको, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है।
तो पी नॉट उड़ गया और 100 माइनस 80 20 0.2 आएगा, ये देखो 0.2 आएगा। और एनबी कितना है 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। और एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, एनबी को इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देते हैं ना, तो एनबी अपॉन एनए कर देता हूं, डिवाइडेड बाय एनए कितना है 1। सही है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी आ गया 8 अपॉन 0.2 40 आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने 0.8 डायरेक्ट पुट कर दिया। पीएस 0.8 है तो पी नॉट ए माइनस पीएस 0.8 आएगा, यानी कि वो 0.2 बनेगा आरएलबीपी। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, फिर बताता हूं। आपने क्या करा, एन ऑक्टेन में क्या डाला 8 ग्राम नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला इसमें, तो इसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 80% हो गया ना। तो 80% हो चुका है कौन, एन ऑक्टेन का, जब सॉल्यूट मिला दिया, यानी कि सॉल्यूशन का ही तो 0.8 हुआ होगा। तो सॉल्यूशन का 0.8 हुआ है, यानी कि पी नॉट ए माइनस 80% सॉल्यूशन का हुआ है, यानी कि 100 माइनस 80 100 मतलब वही 0.2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो ना, पी नॉट ए तो उड़ा दोगे और ये आ जाएगा 1 माइनस 80 100, तो इतना तो सॉल्व कर लो, 20/100 है ना, 0.2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 0.2, और मैंने क्या करा Na प्लस एनबी, ये 8 ग्राम है, 114 के रेस्पेक्ट में 8 बहुत छोटा है, देखो ये 8 ग्राम है, ये 114 है, तो मैंने वहां पर नेगलेक्ट करके, ऑप्शन के हिसाब से भी निकाल सकते ना, तो हम क्या कर रहे हैं 114 के रेस्पेक्ट में 8 को नेगलेक्ट करके 40 आंसर निकाले। एग्जैक्ट निकालना है तो 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, या एग्जैक्ट निकाल लो तो 32 आएगा। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी फटाफट से बताओ, एक बार और बता दूं, एक बार बता दूं, फिर सुन लो। मेरे पास क्या था, मेरे पास था एन ऑक्टेन, ठीक है, इसका प्योर का कुछ प्रेशर रहा होगा पी नॉट ए, मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने डाल दिया किसमें, इसमें, तो इसका जो वेपर प्रेशर हुआ, क्यों आप सॉल्यूट मिला दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कह रहे हैं 80% हो गया है। किसका 80%, पी नॉट ए का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के पहले तो प्योर सॉल्वेंट ही रहा होगा ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के पहले प्योर सॉल्वेंट रहा होगा, लेकिन जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो प्योर का 80%, क्यों, क्योंकि प्रेशर तो डिक्रीज होना है, प्रेशर तो डिक्रीज होना है ना। आप ही ने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पी नॉट ए बड़ा होता है, पीएस छोटा होता है, तो प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, वो कह रहे 80%, तो पीएस कितना हो गया, पीएस कितना हो गया 80%, तो बस पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी लगाया, हमने यहां अप्रोक्सीमेशन ले लिया बस, तो मैंने पीएस को पुट करा बस 80%, सिंपल सा है। ठीक है, ठीक है, और मैंने वहां पर अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया, ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसी से ही कनेक्टेड एक प्रॉपर्टी है, पहले अपन प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे, फिर इसके साथ अपन इकट्ठे न्यूमेरिकल, क्योंकि एक का न्यूमेरिकल दूसरे में यूज करके भी करते हैं क्रॉस में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, एग्जैक्ट निकालोगे शायद 32 आ रहा है लोग कह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं अपन तो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है, ईबीपी का फुल फॉर्म बता दो पहले तो सभी लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब, एलिवेशन मतलब क्या है, एलिवेट करना कोई चीज, एलिवेट मतलब बढ़ना, ठीक है, एलिवेट मतलब बढ़ना, ठीक, एलिवेट मतलब बेटा ऑप्शन के हिसाब से चले, अपना 4 ऑप्शन में से आंसर करना था हमें तो
हमने अप्रोक्सीमेशन लेके कर दिया। आओ जरा इधर आ जाओ। एलिवेशन का मतलब, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। पहले अपन थोड़ा थ्योरी कवर करते जाएं, है ना, इसको भी आगे बढ़ाना हमें। और मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं, इसका उसमें उसका इसमें मिक्स करके कॉन्सेप्ट वाले, है ना। समझ लो पहले क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कहानी ये है, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही पॉइंट पर टिकी हुई है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, और सॉल्यूट तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, डेफिनेशन वही है, क्या स्टेटमेंट इसका क्या होगा? स्टेटमेंट इसका क्या होगा? व्हेन नॉन वोलेटाइल, सुनिएगा, नॉन वोलेटाइल, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, या एडेड बोल दो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्या यह स्टेटमेंट तुम्हें सुना सुना नहीं लग रहा? जल्दी से बताओ, क्या यह स्टेटमेंट तुम्हें सुना सुना नहीं लग रहा? जल्दी बताओ फटाफट से। जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो तो क्या तुम्हें यह सुना सुना नहीं लग रहा? जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी फटाफट से बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, सुना सुना लग रहा है? हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाया, वेपर प्रेशर कम हुआ। मुझे बताना, वेपर प्रेशर क्या बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अब बताओ, वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जी हां, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि यानी कि यानी कि कुछ तो इसमें हो रहा होगा, कुछ तो इसमें हो रहा होगा जिसको समझने की हमें आवश्यकता है, और एक ग्राफिकल एनालिसिस हमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सर ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या कह रहे हो? बिल्कुल करेंगे। पहले आप डेफिनेशन लिखो, अगली वाली स्लाइड में ग्राफ बना के बताऊंगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। ठीक है, आरएलवीपी का स्टेटमेंट है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये आरएलवीपी का स्टेटमेंट है, बस आरएलवीपी में ही तो ऐड करना है। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यार, है ना। वेपर प्रेशर कम होगा मालिक तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना। चलो भाई फटाफट से इसको नोट करके जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस का बताता हूं। इसका ग्राफिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो बता देना। जल्दी से लिख लो तो मेरे को बता देना। डन है मामला? ठीक है भाई, आइए जरा। सर ये ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हो? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। देखिएगा, यहां है वेपर प्रेशर, और यहां है टेम्परेचर। क्या आपको यह पता है कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसे बनाया करते थे हम? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसे बनाया करते थे हम।
जल्दी बोलो, बोलो ना। ऐसे ही बनाते थे, हाँ। अब मैंने क्या करा, जब ये ग्राफ ऐसा बनाया तो ये किसका ग्राफ है? मेरे पास कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है ए। ए क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है जी। ए क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है जी। और अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर और कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब शुरुआत में मेरे पास प्योर ए है। अब मैंने इसमें क्या मिलाया? मैंने प्योर ए में मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया मैंने प्योर ए में। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या मिलाया? बी। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास शुरुआत में सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट था। अब मैंने क्या करा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया तो सॉल्यूशन बनेगा। जी हां, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले मेरे पास प्योर ए था प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो प्योर ए था वो वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मैंने क्या करा? ए प्लस बी बनाया, और ए प्लस बी जो है वो क्या है? सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन में बी मेरा क्या है? बी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझिएगा जरा ध्यान से थोड़ा, है ना। तो आपने ऐसा बोला है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता, ठीक है। यानी कि ये जो है ये किसका ग्राफ है? ये है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। और जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, और वेपर प्रेशर डिक्रीज यानी कि ये लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी। भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो लाइन क्या होगी? नीचे आ जाएगी। देखो इस तरीके से जाएगी। भाई पहले लाइन ऊपर थी, पहले लाइन ऊपर थी, लाइन क्या होगी? मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व ऊपर था, अब ये कर्व क्या होगा? नीचे। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अच्छा मुझे बताओ, जब प्योर सॉल्वेंट था, सुनिएगा, जब प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम पर कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट तो रहा होगा। प्योर सॉल्वेंट का कुछ तो रहा होगा। मान लो पानी है तो पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ तो रहा होगा ना ये। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जब वेपर प्रेशर 1 atm पहुंच जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर प्योर सॉल्वेंट है तो टीबी नॉट बोल रहा हूं मैं। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, ए का टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना। ध्यान सुनना, यानी कि ऐसा पॉइंट जब वेपर प्रेशर 1 atm की लाइन है ये, है ना, 1 atm आ रहा होगा वेपर प्रेशर, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो टीबी नॉट यानी कि प्योर, ये प्योर है ना। लेकिन जब तुमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। ये कर्व किसका है? सॉल्यूशन का। इसमें ए और बी दोनों मौजूद हैं और वेपर प्रेशर कम हो चुका है। ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो चुका है। अरे तो ये वाली लाइन जब नीचे आएगी मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ये वेपर प्रेशर की लाइन, ये वेपर प्रेशर की लाइन 1 atm को कट कब करेगी? यहां पे करेगी, कहीं पे इस जगह पे कहीं पे करेगी। तो 1 atm की लाइन जब पहुंच गई, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं टीबी बोल रहा हूं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां पर देखो, मेरे पास ये कर्व था, ये कर्व किसका है? ये है प्योर सॉल्वेंट का। जब ये 1 atm की लाइन को कट करेगा, उस टाइम पे टेम्परेचर टीबी नॉट है यानी कि प्योर का है। ये कर्व किसका है? ये कर्व है सॉल्यूशन का। जब ये 1 atm की लाइन को कट करेगा तो उसके हिसाब से टीबी आएगा टेम्परेचर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। टीबी क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले टेम्परेचर ये था, मतलब पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था, अब बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ बताओ? पहले बॉइलिंग पॉइंट टीवी नॉट था, अब बॉइलिंग पॉइंट टीवी है, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है या कम हुआ है? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है या कम हुआ है? जल्दी से बता दो फटाफट से। पहले बॉइलिंग पॉइंट टीवी नॉट था जब प्योर सॉल्वेंट था, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेपर प्रेशर नीचे गिरा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो टीबी नॉट जो है वो कम होगा और टीबी बड़ा होगा। यानी कि इतना जो डिफरेंस है, ये इतना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 100.6 डिग्री है या 101 डिग्री है। मान लो तुम्हारे पास पानी है, पानी में तुमने मान लो शुगर मिला दी, पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब तुमने शुगर मिला दी तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है ना। तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोला है हमने क्या, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो है वो होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक, टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसी का नाम है डेल्टा टीबी का क्या, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है एकदम मामला? एकदम क्लियर है, एक एक लाइन स्पष्ट मैंने बताई है, वेपर प्रेशर कम होके टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक कह रहा सर लक्ष्य जेई से हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो भाई? लक्ष्य नीट की क्लास कर रही है, तुम यहां आ रहे हो। इंक्रीज हुआ है ना बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है तो वो कितना, डेल्टा टीबी। और कुछ बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ मतलब पानी का, और वो सबको याद होता है। पानी का, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जब मैंने नॉन वाटर सॉल्यूट नहीं मिलाया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना तो सबको पता ही है। तो कभी अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो, एक्वा सॉल्यूशन दे दे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, डेल्टा टीबी जो है उस टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? जब हम डेल्टा टीबी निकालेंगे टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? आपको तो डिफरेंस चाहिए ना, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में कर लो चाहे केल्विन में कर लो, डिफरेंस तो सेम ही आता है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में कर लो चाहे केल्विन में कर लो। जैसे मान लो मेरे पास सपोज ये 40 है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये 20 है, तो डिफरेंस कितना आया, 20 आया, है ना। अगर मान लो मुझे केल्विन में करना है तो 40 प्लस 273 माइनस 20 को 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करोगे, और फिर ये 273 तो कट जाना, यानी कि फिर 20 आ गया। तो डिफरेंस में यूनिट का टेंशन नहीं है, तो यूनिट चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, सेम ही आती है। डिफरेंस में तो कट जाना है 273, तो कह रहा केल्विन में चाहिए। डिफरेंस देखो, डिफरेंस में तो टेम्परेचर की यूनिट का टेंशन नहीं लेना है ना, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड ले लो चाहे केल्विन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, डिफरेंस है क्योंकि वो तो। चलो ये नोट कर लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे कैसे करना है ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अरे डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लो चाहे केल्विन ले लो, कैसी बातें कर देते हो यार अंकल। चलो जल्दी फटाफट से नोट कर लो इसको, ग्राफ बना लो, ये लिख लो, फिर मैं आपको वो बताता हूं। हाँ, ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। जल्दी से मेरे को बता दो फटाफट से, जल्दी से मेरे को बता दे रहे। चलें आगे, चलें क्या? डन, पक्का? फॉर न्यूमेरिकल देखते हैं जरा।
फॉर न्यूमेरिकल्स एक स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality of the solution. क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिला रहे होगे ना उसका, और वो अमाउंट को अच्छे से मेजर आप मोलैलिटी के फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि आप मोल्स लेते हो और वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, तो इसलिए हम इसको मानते हैं मोलैलिटी के फॉर्म में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी जो है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इसको मैं लिखूंगा, जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो मेरे पास एक आता है कांस्टेंट केबी, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। और क्या क्या है ये लिख लेते हैं। डेल्टा टीवी तो तुम्हें पता है क्या है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है बस एक सिंपल सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना, सॉल्वेंट का होता है ये केबी, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट पे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक, एबुलियोस्कोपिक थोड़ा अजीब सा नाम है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे पानी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, पानी के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल लिखो, या केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखो, क्यों? वो तो डिफरेंस है, डेल्टा टीवी तो डिफरेंस है ना, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम होता है, तो आप केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो, तो आप यहां पर ये लिखो, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड सेम ही आता है ना। तो ये 0.52 होता है फॉर वाटर। आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे? केबी का एक फॉर्मूला होता है, केबी का फॉर्मूला यहां साइड में लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है लेकिन बस बता रहा हूं कैसे निकलता होगा, आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। आर है गैस कांस्टेंट, 25/3 इसकी वैल्यू यहां पुट करो, टीवी नॉट है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, है ना, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एलवी जो है वो ऐसे भी निकलता है डेल्टा एच वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और डेल्टा एच वी है हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ये फॉर्मूला होता है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि कैसे निकल रहे थे। पानी के लिए 0.52 कहां से आया, आप ये पूछ सकते थे मुझसे कि सर पानी के लिए 0.52 कैसे लिखा, ऐसे लिखा, आर की वैल्यू पुट की, टीवी नॉट पुट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, यहां तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां डिफरेंस नहीं है, तो इसको 373 केल्विन रखा, आर को 25/3 रखा, 1000 रखा, एलवी निकाल के पुट किया, केवी आ गया। केवी की वैल्यू ध्यान से सुनना, केवी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे केबी दिया जाता है, केबी दिया जाता है, ठीक है, केबी दिया जाता है। पानी के लिए आप याद कर लो, कभी नहीं दिया तो हम पानी लेके सॉल्व कर दिया करेंगे। 0.52 होता है, चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टीवी तो डिफरेंस सेम ही आता है। मोलैलिटी आप जानते हो, स्मॉल एम, ये क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, सिंपल एकदम। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीवी का। एक आरएलवी, आज अपन ने दो ही फॉर्मूले पढ़े, आरएलवीपी और डेल्टा टीवी। आरएलवीपी का क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, उसी के 2-3 वेरिएशन भी देखे थे, ठीक है। और ये है अपने पास क्या,
बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं सवाल करवाता हूं आपको। नोट कर लो पहले, फिर सवाल कराता हूं। नोट कर लो, फिर सवाल देख लेते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपको लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो ये वाला मैंने बस बता दिया, ऐसे निकलता है। आप ये लिखो और इतना लिखोगे तब भी चलेगा, ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। निकलता वो ऐसे के भी किसी भी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का ही होता है के भी, ध्यान रखना। डन है। डन। अब इसमें सवाल कैसे बन सकता है, मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूं। क्या क्वेश्चन ऐसे हो जाता है क्या, इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is added to 4 mole of volatile solvent, volatile solvent, वाटर ले लेता हूं, है ना, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा सवाल हो जाएगा, बड़े सिंपल से होते हैं। अब मोल दे दें, वेट दे दें, वेरिएशन हो सकता है, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन देख लो कैसे अप्लाई करना है ना। 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि NB1 है, ठीक है। 4 मोल वोलेटाइल सॉल्वेंट है, Na कितना है, 4 मोल, ठीक। मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी क्या आएगी, NB अपॉन WA इन kg। NB कितना है 1, WA निकालना, Na अगर 4 है तो WA क्या आ जाएगा, 4 इंटू मॉलिकुलर वेट 18, 52 आ गया, सही ना, नहीं सही है। 18 की टेबल तो भाई याद ही नहीं मेरे को। 72, हाँ देखो गणित भाई बहुत कमजोर है। 72 आएगा, है ना, तो 1/72, 52 कहां से आ गया, 13 नहीं है, मुझे 13 की टेबल याद आ रही है, कह रहे हट जाओ मैं सॉल्व करूंगा, कर ले तो चलो लो। डेल्टा टीबी क्या आएगा, केबी इंटू एम, और डेल्टा टीबी को रखूंगा टीबी माइनस टीबी नॉट। केबी कितना है पानी के लिए 0.52 है ना, वैसे यहां क्वेश्चन में गिवन रहता है कि केबी दिया है 0.52, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। तो मैंने ये पुट कर दिया, और एम कितना आ गया, 1/72, टीबी क्या आ जाएगा 0.52 डिवाइडेड बाय 72 प्लस टीबी नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टीबी आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। मतलब ऐसा वेरिएशन हो सकता है सवाल का, ठीक। अच्छा 72 में, इसमें ये तो केजी में रखना ना, रुको, 72 इंटू 10 की पावर -3 केजी करूंगा, है ना, 72 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा यहां पर 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 520, 520 बाय 72 प्लस 100, सही ना। 10 की -3 ऊपर जाएगा 52 और 1 0 और 520 बाय 72 प्लस 100 कितना आएगा, केजी में तो कौन कन्वर्ट करेगा भाई, केजी तो लिखना है। सर टीबी कैसे निकाला, देखो डेल्टा टीबी मैंने लिखा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट क्या 100 रख दिया ना मैंने, पानी था ना, पानी का टीबी नॉट 100 रख दिया, आपकी इच्छा 100 नहीं रखना 373 रखना है, तो फिर वो टीबी केल्विन में आ जाएगा आपका, है ना। ये देखो पगला गए, कह रहे हैं सर 100 कैसे आया, ओहो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, अगर पानी नहीं होता तो कुछ और देते, तो टीबी नॉट भी देते, फिर पानी का तो याद कर लो यार 100 होता है। 107.2 आ रहा है, ठीक है।
ये देखो बॉइलिंग पॉइंट, सुनो मेरी बात, बॉइलिंग पॉइंट तुमको केल्विन, ये मैंने डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, तुम्हारी इच्छा है केल्विन में रखने की, तो टीवी केल्विन में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुमको किस में आंसर निकालना है, फैसला तुम खुद करो, तुम खुद देखो सवाल को पढ़ के। अब यहां कुछ बोला नहीं तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल दिया। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में कैसे पूछा है। डेल्टा टीवी तो तुम्हारा सेम आना है, चाहे तुम डिग्री सेंटीग्रेड ले लो चाहे तुम केल्विन ले लो, डेल्टा टीवी तो सेम ही आएगा भाई। और डेल्टा टीवी तुम्हारा सेम आएगा, बस उसके बाद अब डिपेंड करता है कि टीवी नॉट तुम 100 ले रहे हो या 373 ले रहे हो। अगर टीवी नॉट 100 ले रहे हो तो टीवी तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, अगर टीवी नॉट 373 ले रहे हो तो टीवी तुम्हारा टीवी तुम्हारा केल्विन में आ जाएगा। डिपेंड करता है ना, तुम्हारी इच्छा है हम डिग्री सेंटीग्रेड की जगह टीवी नॉट को केल्विन में लेंगे, ले लो, ये भी ले सकते हो, तो ये लोगे तो यहां ऐसा आ जाएगा। ये लो, या तुम डिग्री सेंटीग्रेड से बाद में केल्विन निकालना 273 जोड़ दो, डिपेंड करता है यार, है ना। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आ रहा है। चलो इस टाइप के और वेरिएशन वाले सवाल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते थैंक यू सो मच। थोड़ा सा 1 मिनट में आपको रिकैप दे देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा आज। आज हमने 2 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, आज हमने 2 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी आरएलवीपी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे एक बार, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टर्न यानी कि कल जब आप आए तो ये दोनों फॉर्मूले पढ़े, इन दोनों के हम जबरदस्त पहले तो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। न्यूमेरिकल हमने कम किया है क्योंकि न्यूमेरिकल किया है, क्योंकि थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ लोगे ना अच्छे से, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा खास बात नहीं है। फिर बोल रहा हूं, जहां एक ही फॉर्मूला है वहां काहे की टेंशन। आरएलवीपी का एक फॉर्मूला है, सवाल चिल्ला चिल्ला के बता देता कौन सा लगना है। बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है, वो भी सवाल चिल्ला चिल्ला के बता देगा। तो टेंशन तो तुम्हें है ही नहीं न्यूमेरिकल की। पहले तो मेन चीज समझने की जरूरत थी कि भाई आरएलवीपी होती क्या है, कैसे हम समझते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल की टेंशन आप मत लो, कल आप आओगे ढेर सारे न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, सीख जाओगे। न्यूमेरिकल में तो अप्लाई तो करना है बस, है ना। एक एक तो फॉर्मूला है, आरएलवीपी का एक फॉर्मूला है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है, क्या वेरिएशन है। मतलब या तो तुम्हें सोचना पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं सोचना, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। अब आप बोलोगे सर वेपर प्रेशर वाले में 3 लिखा है, कोई सा भी लगा दो, लगभग सेम ही बराबर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से मैच करा लोगे आप। एलिवेशन बॉइलिंग में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो कल आप ये दोनों फॉर्मूले लिख के याद करके आएंगे और कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज कर लेंगे कि होता क्या है इनमें। तो पहले हम कल क्वेश्चन करेंगे आरएलवीपी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, देन हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल थोड़ा प्रैक्टिस साइड ज्यादा होगी, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही पढ़ेंगे कल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हम प्रैक्टिस पार्ट ज्यादा रखेंगे, जो पीछे पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप ये पीछे वाला पढ़ के आ जाना, क्लियर है। तो अब हम कल मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर कल, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ के आना बस।